जो कॉलेज के वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? गुड हाँ आफ्टरनून। जी, सब बढ़िया? यस मैम। सेटल? कुछ बटरफ्लाईज, कुछ नर्वसनेस आनी शुरू हुई, कुछ प्रेशर होना शुरू हुआ कि मिड ऑफ नवंबर इज गॉन, December will go for your school exam, college examination. So how much days we actually have got? The ones who are mentally gear up to clear their CA foundation in first attempt. How many of you are confident? Raise your hand. In first attempt. What about the rest? What about you both? नहीं हो आप? क्या आपने अपने आप को मे अटेम्प्ट, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, क्या आपने अपने आप को मे अटेम्प्ट के लिए पोस्टपोन कर दिया है? तो फिर कहाँ पे जग लेके जाना है? अच्छा, नजर ना लगे इसलिए हाथ नहीं उठाया। But fasten your belts, and this is the time to navigate your all efforts in the right direction. और अगर आपने अपनी नेविगेशन अच्छे से नहीं किया, इस टाइम अपनी कंपस को डायरेक्शन नहीं दी, तो देयर आर मोर देन 1000% चांसेस कि आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा, राइट? और इस टाइम के ऊपर जो आपको कमांड दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि नेविगेट योर एनर्जी इन द नाइट राइट डायरेक्शन। दिस इज द राइट टाइम। चाहे आप वेदर की तरफ से लीजिए, चाहे आप एकेडमिक्स, उससे कहीं भी डायरेक्शन से, मतलब वेदर भी ठीक है, कोई सुस्ताना वाला नहीं है कि मैम बहुत ज्यादा नींद आती है या ऐसा कुछ है, ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी नहीं पड़ रही है,
तो वेदर भी ठीक है, कॉलेज में भी आपके पास कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है अभी, राइट? आपके पास सिर्फ पास होना है आपने। With this, with full positive mind and energy, let's start with the last unit of your chapter 4, but अभी chapter 7, but अभी तक जो हम कर चुके हैं उसका क्विकली एक रीकैप। और उसका रीकैप क्या चीज है कि सबसे पहले हमने क्या देखना था कि मेरी 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी कौन सी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, और इसमें आपने सबसे पहला, प्लीज ऑल ईयर्स टू मी, you can have eyes on anywhere but ears to me, am I clear? तो आपके पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि हु वाज इन फेवर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। एंड हु वाज अगेंस्ट? एडम स्मिथ मिनिमाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, whereas रिचर्ड मस्ग्रेव मैक्सिमाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि एडम स्मिथ ने ये नहीं कहा था कि बंदी बोला था, एडम स्मिथ ने क्या कहा था? मिनिमाइज किया था। और रिचर्ड मस्ग्रेव ने क्या किया था? मैक्सिमाइज किया था। और उसके बाद हमारे पास क्या था? 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी थी। 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी में आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज योर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इनकम, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, राइट? इनको आपने पूरा डिटेल में स्टडी करना था। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं दे आर बीइंग अंडरलाइंड। फिर सेकंड यूनिट आपके पास आ रहा था मार्केट फेलियर का। मार्केट फेलियर का मतलब क्या है? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की वो चीज जहां पे आपके पास मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, दैट इज टू बी टेकन एज अ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर होता किसकी वजह से है? मार्केट फेलियर इज हियर फॉर 4 थिंग्स: एक्सटर्नैलिटीज, मोनोपोली, मार्केट पावर एंड, वो मोनोपोली होगी ना आपके, मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट? आपके पास 4 चीजें क्या थी मार्केट फेलियर के? ये चीजें रिपीट हो रही हैं ताकि आप इन चीजों को यहीं पे लर्न कर सको, ठीक है? मार्केट फेलियर 4 कॉजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मार्केट पावर है, सेकंड एक्सटर्नैलिटीज है, थर्ड आपके पास पब्लिक गुड्स हैं, और चौथी आपके पास क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। Incomplete information is further divided into 2 parts, that is asymmetric information and moral hazard. Okay, तो जब आप पब्लिक गुड्स की बात करते हो तो पब्लिक गुड्स में यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड। ओके, और उसके बाद आपके पास जो लेमन प्रॉब्लम है, स्पिल ओवर इफेक्ट है आपके पास फ्री राइडर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अपने दिमाग में चलते रहो, अपने दिमाग में घूमते फिरते, गाते पीते नहाते, कुछ ना कुछ टर्म को अपने मन के अंदर रिकॉल करो कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो यू हैव टू सी कि स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, लेमन प्रॉब्लम क्या है। एक ड्राइवर, कौन ड्राइविंग के जब ड्राइविंग होगी उस टाइम पे ऊपर कौन सा ड्राइवर ज्यादा कॉन्शियसली ड्राइव करेगा? जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई है या जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई हुई है। So these are all the examples which are being picked up from your book. यूनिट 2 यही था। उसके बाद यूनिट 3 आ गया, दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ अ बजट मेकिंग। प्रोसीजर में वी हैव सीन कि आपके पास 3 स्टेप्स हैं। पहले उसकी प्रेपरेशन है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन है। 3 स्टेप्स हैं बजट के, कौन कौन से? प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। और उसमें जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हमने 2 पार्ट्स में उसकी स्पीच को डिवाइड किया हुआ है। पहले प्रीवियस ईयर का पोस्टमार्टम और फिर आउटले ऑफ द करंट ईयर, कमिंग ईयर, ठीक है? उसके बाद आपके पास प्रोसीजर है कि कैसे उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में कौन कौन सी टर्म्स को हम यूज करते हैं। मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके हमने यूज करना है। कौन कौन से हैं वो? पहले कंसोलिडेटेड फंड, देन contingency fund, then public account, and the last is FRBM, fiscal responsibility budget management. एक चीज याद रखना
कि आपकी पूरी कंट्री के जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो बेसिकली कौन से अकाउंट से होता है? इट इज बेसिकली फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। कॉन्टीजेंसी फंड्स में क्या होता है? दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ अनफोर्सीन। पब्लिक अकाउंट में आपका स्टेट प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग्स आती हैं आपके पास, ठीक है। और एफआरबीएम में यू आर गोइंग टू हैव अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। बट इनके बीच में आपके पास जो टर्म्स हैं, कट मोशन क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या चीज है आपकी, बुलेटिन इफेक्ट क्या है, आउटकम बजट क्या है, कितने दिन के लिए वो लोकसभा में रहता है, कितने दिन के बाद वो राज्यसभा से लोकसभा के बीच में आता है, कहाँ पे आपको अप्रूवल की जरूरत है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएशन बिल, व्हाट इज अ फाइनेंस बिल, ये सारी चीजें आर गोइंग टू बी एट योर टेप्स। एम आई क्लियर फॉर दीज थिंग्स? क्या आप इन चीजों को अपने दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो? उसके बाद बजट के आपके पास चार कंपोनेंट्स थे: रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किसी भी एक बच्चे को कहीं पे भी आधा % भी अगर डाउट है, सो दे कैन रेज देयर हैंड एंड क्लियर अप योर डाउट। नो डाउट? कैपिटल रिसीट, डेट कैपिटल एंड नॉन डेट, उसको अपने दिमाग में रखना है आपका। फिर आपके पास तीन तरह के डेफिसिट्स हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ओके। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा? फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा? बोरिंग्स के इक्वल होगा। फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स के इक्वल होगा, ठीक है। और पब्लिक डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट किसके इक्वल है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और ये इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन सी हैं? नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो रिसीव हुई हैं और जो आपको दी हैं, उन दोनों का डिफरेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। नोबडी? Let's start with chapter 4 then. Chapter 7, Unit 4, Fiscal Policy. Give a pressure to me कि मैम बहुत ज्यादा हमारी स्लीपनेस नाइट्स हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, जल्दी से चैप्टर 6 की आंसर की शेयर करो। है? ले तो लिया, वापस नहीं दिया ना, तो गिव मी स्ट्रेस ना कि मैम हमें फेट हो, मतलब दो, नहीं तो हम कंप्लेंट कर देंगे। मेरे को तो स्ट्रेस है ना कि मैंने वापस करना है। हाँ जल्दी चेक करो, जल्दी से मेरे को स्ट्रेस दो, अभी करो। हेल्थी स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड। कह दो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बुढ़ापे का ख्याल रख लो, बोल दो। चलो जी, आ जाओ पीयूष जी। फिस्कल पॉलिसी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो बच्चे पहली बारी कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल होगी टू अंडरस्टैंड। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, साहब अपने दिमाग में एक चीज रखना कि मेरे पास मतलब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर आई विल हैव ओनली टू वेपन्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बट दोनों का काम क्या है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का? कि इकोनॉमी को कंट्रोल रखना, इकोनॉमी को क्या करना? स्टेबलाइज करना। तो दोनों ने टाइम टू टाइम अगर कोई पॉलिसी को यूज करना है, तो वो कौन सी पॉलिसी है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। हम और कुछ नहीं कर सकते मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशन कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं?
कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलग से है, और फिस्कल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैंने आपको मोटा मोटा डिफरेंस बताया हुआ है। जब मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करती हूँ ना, तो फिस्कल पॉलिसी में मतलब मैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे करूंगी, थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी। मेरे पास और कोई चीज ही नहीं है, मोटिव एक है मेरे पास। मैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब करूंगी, जब मेरे पास इन्फ्लेशन होगा या मेरे पास डिफ्लेशन होगा, मेरे पास मनी सप्लाई ज्यादा होगी या मेरे पास मनी सप्लाई कम होगी। तो अगर मैं फिस्कल पॉलिसी में जा रही हूं, तो फिस्कल पॉलिसी में आई एम जस्ट गोइंग टू कट आउट और आई एम गोइंग टू इंक्रीज व्हाट, टैक्सेस, और आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माय सब्सिडी। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्स एंड सब्सिडीज। और अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाती हूँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सटेंशन और सॉरी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बट उसमें जो मेरे पास हथियार होगा वो होगा इंटरेस्ट रेट, राइट। वहां पे इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट एंड सब्सिडीज। सबसे पहला आ गया कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। So fiscal policy is an instrument through which a Ministry of Finance is going to plan out, is going to estimate about their income and expenditure pattern for the coming financial year, how to raise income, how to incur expenditure, and how to bring equality in the both. मेरे को कोऑर्डिनेशन भी रखनी है कि जितनी मेरी इनकम है उसके हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर है भी है या नहीं है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, instruments hai, and then we are going to discuss about all these things. So you can check it out. Fiscal policy is the deliberate policy. बेटा एक लाइट ऑफ करोगे वहां से, उस साइड वाली। It's better. उधर वाली करो, ये वाली ऑन करके। It's okay. Now, fiscal policy क्या चीज है? इज द डेलिब्रेट मतलब मैंने अपने आप जानबूझ के बनाई है। सो फिस्कल पॉलिसी इज अ डेलिब्रेट पॉलिसी अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कौन कौन से, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बॉन्ड। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के बीच में आ गया पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। बट उसके लिए काम किसके लिए, कि आई नीड टू कंट्रोल माय डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। प्लीज अंडरलाइन, फिस्कल पॉलिसी किस साइड की तरफ है, इट इज अ डिमांड साइड पॉलिसी, it is not a supply side policy. Fiscal policy is what, fiscal policy is a demand side policy. An economy which is producing a full employment does not require government action in the form of a fiscal policy. अब क्लासिकल क्या बिलीव करता था, वो आपको पता है कि मेरे पास किसी भी तरीके की गवर्नमेंट का रोल नहीं है, आई कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई ओन, they are going to have always at an equilibrium, I do have always a full employment position. तो मेरे पास क्या चीज है, always a balanced budget and I don't have a problem of unemployment. ये किसका इशू था, this was the issue of a classical economist. The government should have a balanced budget and any deliberate fiscal policies are unnecessarily, क्योंकि वहां पे क्या था, supply creates its own demand. So I don't have any role to be played by the government. सब कुछ automatically regulate हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, the significance of the fiscal policy arises after 1930s, क्योंकि 1930s से पहले मेरे पास कौन सी पॉलिसी थी, I was having a laissez-faire policy. What is the meaning of laissez-faire? Less intervention किसकी, गवर्नमेंट की, ओके। सो आपके पास लेजिस्लेटिव पॉलिसी क्या थी, अ लीस्ट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो डिप्रेशन आया, सारा कुछ आया, ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद से केन्स ने हमें क्या बोला कि यस आई नीड टू हैव अ रोल टू बी प्लेड बाय गवर्नमेंट।
ठीक है जी, बोलो। अब उसके बाद आपके पास आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है कि आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट हो, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड आई शुड इंश्योर कि मेरे पास जो सोशल वेलफेयर है वो अच्छा सा हो। तो आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सेलरेशन टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। पहला कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, थर्ड, वो किसके थ्रू आएगी? वो किसके थ्रू आएगी राघव? एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके थ्रू आएगा ये? व्हाट आई नीड टू टेक केयर? एक्सेलरेशन मतलब होता है स्पीड अप। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर का काम क्या होता है, तो यहाँ पे वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर? वेरी गुड आंसर, बट किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी गुड टर्म। आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आएगा तो यहाँ पे दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी एजुकेशन, आपका बैंकिंग, आपकी हेल्थ, आपका रोड्स, एवरीथिंग इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिनके पास इनकम ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगा दो, जिनके पास इनकम कम है उनको सब्सिडी दे दो। Move on to the next. The importance and of these objectives जो वो कह रहे हैं, it varies from country to country and time to time. Stability and equality. Please, आपके पास स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी कौन सी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि एक बारी उन्होंने फुल यूटिलाइजेशन कर लिया, they have achieved the level of full employment, now they want to stay on that. I need to have a stability on that point and plus equality. जब स्टेबल हो गई हूं तो जो रिच और पुअर का गैप है that has to be narrowed down, उसको कम करना है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउट ऑफ दीज 4 2 टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा अपने एनर्जी को यूज करते हैं, और वो 2 चीजें क्या है? दैट इज टू बी टेकन एज योर स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी। बट जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक इंडिया एट प्रेजेंट, उसका काम क्या है? उसका काम टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। India is still facing a problem of poverty, population, unemployment, low standard of living, starvation and all these things. तो जितना भी डेवलपिंग नेशंस हैं, they are going to have a redistribution of resources and redistribution of income. वो इन 2 के ऊपर जाएंगे, बट जो नहीं, सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो जाएगा डेवलप्ड कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री में रीडिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी लेके आनी है उन्होंने इक्वालिटी लेकर आनी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो किसका फंक्शन होगा? डेवलप्ड इकोनॉमी का होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो किसका फंक्शन होगा? दैट इज ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो किसका होगा? डेवलपिंग का होगा। और बाकी जो 2 बच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड redistribution of income, वो developed country। Am I clear for this? Right? Government में directly और indirectly influence the way resources are being used, क्योंकि ये economy to economy depend करता है। But ultimate purpose आपकी, चाहे वो developed economy है, चाहे वो developing economy है, आपका purpose क्या है? That is to have a GDP, आपकी अपनी domestic income को increase करना। Right? अब आपको पता है जीडीपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड किसके इक्वल होती है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C क्या हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। G क्या हो गया? I क्या हो गया? एंड X माइनस M नेट एक्स। चलो अब आ गया आपके पास नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आपके पास फिस्कल पॉलिसी मेक्स अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू एडजस्ट रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट टू एलिमिनेट किसके लिए?
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा? ड्यूरिंग रिसेशन होगा। एंड टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी किसके टाइम? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। काउंट्रा साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रा साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, इस लाइन का मतलब समझो इस वर्ड का, कि मेरे पास रिसेशन है या मेरे पास डिफ्लेशन है, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट है या मेरे पास इन्फ्लेशन है, उसको काटने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, काउंटर साइक्लिकल मतलब जो मेरा सर्कल चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, उसको बीच में ही रोकने के लिए, व्हाट पॉलिसी आई एम गोइंग टू यूज, दैट इज टू बी टेकन एज अ फिस्कल पॉलिसी। तो ये फिस्कल पॉलिसी नवजोत मेरे पास दो टाइप्स की होंगी, एक तो एक्सपेंशनरी होगी और एक, इससे पहले कि मैं बुक में जाऊं आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मेरे पास इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, रिसोर्सेज आर नो, डेफिसिट डिमांड में रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं आपके, डेफिसिट डिमांड है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो इनकम नहीं मिलेगी, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले ही पुअर है और पुअर हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो इस टाइम के ऊपर किसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंशन बन जाएगा। I am going to putting life into the economy, क्योंकि अभी इकोनॉमी डेड पड़ी है, इकोनॉमी में डिप्रेशन में चली गई है, इकोनॉमी में किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड नहीं है, तो आई हैव टू गिव यू ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपको कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि आई डू हैव टू मच मनी, इन्फ्लेशन है मेरे पास, एक्सेस डिमांड है मेरे पास, पर मेरे पास उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि सप्लाई हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है? आपकी इनकम को कम करना है। अब इनकम को कम करना है तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं आपको पहले 1 लाख रुपए देती थी अब मैं आपको 90,000 रुपए दूंगी, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब क्या होगा? गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशन में टैक्स खत्म कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन में टैक्स लगा रही है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशन में आपको सब्सिडी दे रही है, कॉन्ट्रैक्शन में वो सब्सिडी हटा देगी। अगर एक्सपेंशन में गवर्नमेंट खुद जाके इंजेक्शन लगा रही है, क्योंकि आपको पता है इंजेक्शन 3 है, आई प्लस इंजेक्शन, कौन कौन से इंजेक्शन है मैंने हिंट भी दे दिया, आई प्लस जे प्लस एक्स, IGX इज एन इंजेक्शन, बट इन तीनों में से सबसे पहला इंजेक्शन कौन लगाएगा? जी लगाएगा, आई और एक्स बाद में आएंगे। तो जब मेरे को एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है तो उस टाइम के ऊपर जी हैज टू टेक एन इनिशिएटिव एंड दे आर गोइंग टू हैव एन इंजेक्शन, इकोनॉमी फॉरवर्ड जाएगी और मेरे पास एक्सपेंशन होगा, जैसे कि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था ना 2020 में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो सारी सीज होगी थी। ओके, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्वेश्चंस थोड़े ओवरलैपिंग कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान से पहली बारी में ही अपना लिंक बना लो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके, इज द पॉलिसी टू डिजाइन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है, इकोनॉमी डाउन है, मैम पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? मैम कुड़ी ने दिल तोड़ता है, डिप्रेशन से चला गया, आई एम डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में जब होते हो तो सोचो क्या होता है, ना नहाने को मन करता है, ना कुछ खाने पीने को मन करता है, बस सोते रहो,
डार्क रूम कर लो, ठीक है ना। मम्मी बेचारी वैसे परेशान हो जाती है, मेरे पुत्तनों की हो गया, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो फिर क्या करेगी मम्मा, आपको स्टिमुलेट करने की कोशिश करती हैं, आपको मोटिवेट, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे जो घर पे काम आपकी मम्मा करती हैं, इकोनॉमी में वो काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब चलाई जाती है, स्टिमुलेट करना इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। रिसेशन, पहले ये बात समझो जो बच्चे पहली बारी कर रहे हैं, रिसेशन का मतलब क्या है, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन होती है, देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो कंजम्पशन। Rather, instead of using the word no, I should use the word low. There is a low production, there is a low distribution, there is a low exchange, and there is a low consumption. इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइंस, आपके अंदर जील ही नहीं है काम करने की। क्यों हर रोज आपको आके क्लास में मोटिवेट किया जाता है कि कहीं आप डिप्रेशन में मत चले, हर रोज आपको जिंदा रखा जाता है, मोटिवेशन दी जाती है, स्टिमुलेशन दी जाती है आपको, राइट। और इकोनॉमी ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, मल्टी इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि इकोनॉमी में कोई वाइब ही नहीं आ रही है काम करने की। जैसे आज की डेट में हम कह रहे हैं कनाडा और अमेरिका इज पासिंग थ्रू द फेस ऑफ अ रिसेशन। अब उसमें क्या हो रहा है, रोज आप रील्स देखते हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, प्राइसेस राइज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज्यादा, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। अब मैं बीइंग अ गवर्नमेंट, 1920 में जब ऐसा हुआ था तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी, होता है होने दो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट अब 2020 ने मेरी आत्मा को जगा दिया, नहीं भैया, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, आई हैव टू टेक एन एक्शन टू प्रोटेक्ट माई बेबीज। तो अब यहाँ पे वो बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है, गवर्नमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एन इंजेक्शन एंड वो इंसर्ट करेगी, वो इंजेक्ट करेगी, ताकि दूसरों को एक मोटिवेशन मिले कि देखो गवर्नमेंट ने ये एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट को फायदा हुआ, इट मींस इट इज सेफ, मैं भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो रिसेशन में क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। और व्हेन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन मतलब मेरे पास डेफिसिट डिमांड है, मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप है, मेरे पास एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एम आई क्लियर टू दिस? अब इसके बाद क्या है बेटा, a demand deficit मतलब deficit demand sets in the period of falling real GDP. Again an important line, जब मेरे पास डेफिसिट डिमांड है तो क्या होगा, रियल जीडीपी फॉल करेगी। रियल जीडीपी क्यों फॉल करेगी, व्हाई नॉट नॉमिनल जीडीपी? एग्जैक्टली, प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां से प्रोडक्शन का लेना देना है, क्योंकि प्रोडक्शन ही हो रहे, मेरे रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी वेस्टेड, my resources are going to remain underutilized। रियल आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, my resources are being used fully। बट जब वहां पे डिमांड ही नहीं है तो मैं क्यों यूज करूं, सीए की डिमांड ही नहीं है, तो फिर सीए के इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे? आपके सामने एग्जांपल है, एक टाइम था पंजाब में हर 1 किलोमीटर के बाद आइल्स का बोर्ड और आइल्स का सेंटर खुला होता था, राइट। मतलब 1 किलोमीटर निकलता नहीं था, सामने आ जाता था आइल्स। किलोमीटर भी जा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय स्टेटमेंट। अब क्या है, अब कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो डिमांड। और अगर वो बैनर्स लगे हुए हैं तो वो चेंज हो गए, कनाडा से हटके, यूएसए से हटके, और वो कह रहे जी हम दुबई भेजेंगे, सिंगापुर भेजेंगे, जर्मनी भेजेंगे, फिनलैंड भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, वहां पे आइट्स की जरूरत नहीं है। So that is the case, as per demand I need to supply।
तो मेरे पास डिमांड नहीं है तो मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगी, प्रोडक्शन नहीं करूंगी तो मेरे रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज वेस्ट रहेंगे, तो मेरा रियल आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लीज इस चीज को भूलना मत। रिसेशन का मतलब क्या है कि रिसेशन में आपका रियल आउटपुट इज ड्रॉपिंग। ओके बेटा, लो एग्रीगेट डिमांड है, कंज्यूमर खर्चा नहीं कर रहा, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी अंडरग्राउंड हो रही है। अब इस चीज में मेरे पास दो हाथ हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड कौन है, गवर्नमेंट, आरबीआई ले लो चलो, लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है ओके, तो लेफ्ट हैंड कौन है, गवर्नमेंट है। अब आरबीआई तक तो बात पहुंचेगी पहुंचेगी, बट पहले गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल के ऊपर तो कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे ना। आरबीआई तो पूरी कंट्री का है, बट गवर्नमेंट तो चप्पे चप्पे के ऊपर बैठी है, उनको स्मेल आ रही है कि मेरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेंसिटिविटी दे आर गोइंग टू पुट अप एन एक्शन। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन आ जाएगी, उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट किधर जाएगी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो फॉर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो expansionary policy, please understand why it is being introduced: to control, to plug in, to reduce, or to correct what, by deflationary gap. और deflationary gap को मैं और क्या बोलती हूँ, it is to be called as your recessionary gap. Understood? ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या हो सकता है, आप डिप्रेशन में आ गए हो, पेरेंट्स आपको और क्या करेंगे, पेरेंट्स आपके साथ क्या करेंगे। पेरेंट्स के हाथ में दो चीजें होती हैं, या तो वो आपको लिबर्टी देंगे या वो आपके साथ स्ट्रिक्टली पेश आएंगे। तो आप डिप्रेशन में हो, ओके, हर रोज धमकी दे रहे हो अपने पेरेंट्स को कि अगर आपने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो अब पेरेंट्स आपके साथ कौन सा बर्ताव रखेंगे, पहले सुसाइड कर लें। ये पंजाबी पेरेंट्स नहीं है मेरे को लगता है, लिबर्टी देंगे। नो, यू आर, अभी आप पेरेंट्स नहीं बने ना, इसलिए आप कह रहे हो ये चीज। राइट, सुनो मेरी बात, सुनो। अब यहाँ पे क्या चीज है, पे अटेंशन। यहाँ पे क्या चीज है, आपको पता है कि ऑलरेडी जो मेरे पास है वो नेगेटिविटी ज्यादा है, आई डोंट हैव अ पॉजिटिविटी विद मी। तो इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन कि भैया हम आपको एक लिबर्टी दे रहे हैं, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, बोलो आप क्या चाहते हो। तो कस्टमर, पब्लिक क्या कहेगी कि हम डिमांड कैसे करें, हमारे हाथ में तो पैसा ही नहीं है। तो उस टाइम के ऊपर सबसे पहला स्टेप विच इज गोइंग टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, वो क्या होगा, आपको टैक्स डिडक्शन देगी। अगर वो पहले आपसे 5% टैक्स ले रही थी, उसको रिड्यूस कर देगी किसके ऊपर, 2% या 3% के ऊपर। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे, एट प्रेजेंट योर फाइनेंशियल जो कमिंग जो चल रहा है अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने हमारे पास इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को ले रहा है। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि जो सिचुएशन मेरी दूसरी कंट्रीज में चल रही है, कनाडा में चल रही है, यूएसए में चल रही है, चाइना में चल रही है, वो इंडिया में ना आए। वी डोंट वांट टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को फॉलो किया है। उसने आपको टैक्स रिबेट्स दी, उसने आपको सेविंग के ऊपर कम इंटरेस्ट दिया, उसने आपको लोन सस्ते करवा दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, लोगों की पॉकेट में पैसा जाए, लोग प्रोडक्शन भी करें और लोग डिमांड भी करें चीजों की। एम आई क्लियर फॉर दिस। तो एक्सपेंशनरी में क्या है, गवर्नमेंट में कट ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो आपका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन सा होता है जी, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट कौन सा है, जीएसटी। leaving the taxpayer with extra income to spend so that there is more purchasing power and more demand for goods. I hope it is clear. और हम सबको पता है more demand means
More demand. Complete the chain. More demand means more production. More production means more employment. More employment means more income. More income means more demand. More demand means more production. So this is a circle. तुम कहाँ मर्जी से शुरू करो, but yes, production, income, expenditure, employment, they always move in the same direction. And if I am going to start with the point high, कि सब कुछ high जा रहा है, so everything will be high. But if I am going to start with the point of low, then everything will get low. Just pass on that book to me. Pia, pass on that book to me. मैंने सुना था हिमाचली गर्ल्स बहुत तेज होती हैं. You are late. So it is going to be a डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास कट आउट हो जाएंगे. टैक्स पेयर के पास ज्यादा मनी आएगी क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी एंड दे आर गोइंग टू हैव मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा एंड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा. ओके, जब आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, विल पंप मनी. पंप का मतलब क्या होता है? फ्लो होना. पंप प्राइमिंग मतलब मैंने उसको एक मतलब boost दिया, उसको booster dose दी, and they are going to be an active now, okay, into the economy, and they will increase the aggregate demand. A combination of increase in government spending and decrease in personal income definitely क्या करेगा? Expansion को लेके जाएगा, आपकी demand increase होगी. Am I clear for this? Online students, expansionary fiscal policy समझ में आ गई? Yes, ma'am. अब इसके ऑपोजिट आपके पास आ गया कॉन्ट्रैक्शनरी. कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, लोग बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है, मतलब मेरे पास इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड कर रहे हैं बट मेरे पास सप्लाई नहीं है, प्राइसेस जा रहे हैं और मैंने क्या करना है? मार्केट से पैसा उठाना है, मैंने निकालना है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी. गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को ज्यादा कर देगी. अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्सेस से क्या होगा? आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगा. सो आपके पास ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब मेरे पास एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है, मैं क्या करूंगी? आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करूंगी. Am I clear, online students? यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. Good. I will continue with the rest of the economics class tomorrow. Within 5 minutes back, join me back for your stats class. I have to start with regression. I have already started. I need to continue with that.